हाय फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता था आप लोग मेरी स्टोरी सुनने में इतने इतने मशगूल हो जाएंगे कि आप लोगों का इंटरेस्ट देख के ना मैं सेकंड पार्ट थोड़ा लेट बनाने वाली थी। बट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा जल्दी बना दूं क्योंकि सब जानना चाहते होंगे कि अमृता की कहानी में ऐसा क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए, क्योंकि नरेशन जो होता है ना एक कला होती है। ठीक है। स्टोरी सुनाना, समझना, समझाना और एक हर चीज़ पे फोकस करना एक बहुत ही बड़ी कला होती है। ठीक है। मेरे पास टचवुड अभी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी क्योंकि मैंने प्रेमचंद इतना पढ़ा है ना, इतना पढ़ा है कि मतलब स्टोरी, लोकेशन, आपको सब कुछ लाइव फील हो, है ना। आपको ऐसा लगे कि अमृता आपके सामने खड़ी है, उसका कैरेक्टर आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये सब तो क्वालिटी होती है स्टोरी सुनने और सुनाने वाली। हम्म। तो अमृता की कहानी थोड़ी है तो इंटरेस्टिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमृता में स्पेशल क्या है। वो जस्ट एक मेड है, बट ऐसा नहीं है। शी इज़ नॉट अ मेड। अगर वो मेरे साथ 6 महीने भी रही तो ये सोचो उसने मेरे 6 महीने छीन लिए। आज मैं उसका नाम ले पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं कोई वजह तो ज़रूर होगी ना, जो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पति देव है ना, दया की मूर्ति। दूसरों पे तो दया आती है बट अपने घर वालों पे दया नहीं आती है ना। वहाँ पे लगता है समझने, सोचने समझने की सारी जो लियाकत है वो ख़त्म हो जाती है। आप लोग हंस रहे होंगे मुझ पे, बट कोई नहीं, कुछ चीज़ें सुनाने के लिए तो होती हैं। और एक बात और, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मीनिंग रखेंगे या मुझसे ही रिलेट कर देंगे या मेरे बारे में कुछ और सोचने लगे, उनको बताना चाहती हूँ कि कहानी और रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है। तो हर चीज़ को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है बट मेरे साथ बने रहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कैरेक्टर बता ही दिया। ठीक है। मुझे उस टाइम ज़रा मेकअप वेकअप का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं ऑल टाइम फुल मेकअप रखती थी। एज होती है ना, आपको पता है जब आप अपने 30s से 40s में जाते हैं तो आ, सच बताऊँ, वो टाइम ऐसा होता है आपको मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल होते हो। ठीक है ना। मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ अभी। इस टाइम पे मैं ब्यूटिशियन हूँ। मैं ये कहूँगी कि 30s से जो 40s वाला टाइम होता है वो पीक टाइम होता है, जब आप बहुत खूबसूरत होते हो। आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप साफ, कुछ कैमरा का इशू आ गया था, दैट्स वाई बीच में डिस्टरबेंस हुई। तो हाँ, तो मैं क्या बता रही थी। हाँ, 30s से जो 40s वाली एज होती है आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरली आप बहुत ब्यूटीफुल होते हो। ठीक है। अ, तो मैं थोड़ा सा मेकअप करती थी। मेरी मदर को ज्वेलरी पहनने का तो नहीं, बट पहनाने का बहुत शौक था। तो ऑल टाइम कड़े, चेन, टॉप्स, इस टाइप की चीज़ें ऑल टाइम। आप जब गोल्ड पहनते हो, है ना, हाँ, आप ब्यूटीफुल लगते हो। ठीक है। तो मैं जैसे बिंदी विंदी लगाती थी, तैयार होती थी, तो वो मुझे कई बार ना बहुत फीकी फीकी सी लगती थी। तो मैंने उसे देखा एक दिन, मैंने कहा क्या हो गया। एक होता है ना कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन पे निगेटिविटी होती है, अजीब तरीके की निगेटिविटी होती है। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ।
तुम ऐसे सपाट चेहरा लेके क्यों घूम रही हो? तुम भी बिंदी बिंदी लगाओ, अच्छे से तैयार हो, ढंग से रहो घर में। अब रहना एक दिन का तो नहीं है रहना ना आपको, तुमको यहाँ रहना है तो एटलीस्ट रेडी होके रहो। उसने अच्छे से बाल बाल बनाए, बिंदी लगा के रखती थी, लेकिन एक फीकापन था उसकी ज़िंदगी में। वो फीकापन, मैंने एक आध बार कोशिश करी कि वो अपने बारे में कुछ डिस्कशन करे। बेटी है तो ओबियसली हस्बैंड भी होगा। मैंने उससे उसके हस्बैंड के बारे में भी पूछा, और कहाँ से आई है, कैसे आई है, वो सब मुझे जानना था। तो उसने मुझे क्लियरली तो खैर कुछ भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक बार उसके बाइक एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ठीक है, तो मैं ना थोड़ा, कहते ना, और मुझे उससे ना मतलब अटैचमेंट हो गया। मैं थोड़ा उसका ख्याल रखने लग गई। आप मानो, मैं उसे खुद लेके जाती थी मार्केट, करोल बाग लेके गई, कमला नगर लेके गई, कि उसको अंडर गारमेंट्स की कमी महसूस ना हो या कपड़ों की कमी महसूस नहीं हो। कुछ चीज़ें मैं उसको दिलवा के लाई। और मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ें हो जो तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम चाहती हो कि तुम्हें मिलनी चाहिए, वो मैं आपको ला देती हूँ। क्योंकि मैं ना बहुत कठोर दिल की औरत नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई प्यार से बात करे ना, या कोई मुझे अपनी परेशानी सुनाए, तो शायद मैं अंदर तक हिल जाती हूँ। ये मतलब पता नहीं क्यों है ना, पता नहीं क्यों है। मतलब बहुत ही काइंड नेचर है कि कोई अपना दुख बता दे तो कहते हैं ना, मीन राशि वालों के ऊपर मीन राशि वाले होते ही ऐसे हैं कि अगर आपने अपना दुख बता दिया तो चाहे अपनी प्लेट में रोटी है या नहीं है, वो तुम्हें खिला देंगे, है ना। ये नेचर होता है। देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। ठीक, तो उस लड़की को मैंने चीज़ें जो कुछ भी रिक्वायरमेंट थी दिला दी। अब क्या, वो जो सर्वेंट रूम था उस घर का, वो थोड़ा टूटा फूटा हुआ था और घर से बाहर था। तो लड़की अभी यंग थी, ऐसे 25 के आसपास थी, तो उसको सिक्योरिटी रीज़न से मैंने उसे कहा कि आप ड्राइंग रूम में सो जाया करो। वो अपना शाम को बिस्तर लाती और अंदर ड्राइंग रूम में सोफे सेंटर टेबल साइड करके वहाँ अपना बिस्तर बिछा के आराम से सो जाती थी। दिन ठीक से ही बीत रहे थे। एक दिन मैं स्कूल से आई, मेरा बेहद खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट किया था। उस टाइम वो 5-6 हज़ार रुपये का था, अब तो 35-40 हज़ार में भी नहीं आएगा। बेहद खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल, मतलब मेरी फैमिली में तो किसी के पास नहीं था, ठीक है। तो मेरे पास वो ड्रेसिंग टेबल आज भी है। होता है ना, कुछ चीज़ों से अटैचमेंट होती है, तो वो ड्रेसिंग टेबल आज भी मेरे पास है। तो वो मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पूरी बैठी हुई थी, जिस पे मैं नहीं बैठती हूँ, मैं चीज़ें नहीं रखती हूँ कि वो ख़राब ना हो जाए। वो उसके ऊपर बैठी हुई थी और उसने अपने सिर में पूरे में मेहंदी लगाई हुई थी, ठीक है। मेरा स्कूल से आने का टाइम हुआ है और वो उस पर मेहंदी लगा के बैठी हुई है। आप मानो, मैं अपने बेडरूम में घुसी और ये सीन देख के मेरे अंदर की औरत ने कहा, सब परमिशन देती हो मगर ये परमिशन मैं किसी को भी नहीं देती हूँ। मैंने कहा यहाँ से उठो, जाओ अपने हेयर वॉश करो। ठीक है जी, वो जो भी उनका टाइम पूरा हुआ, वो अपने हेयर वॉश करने चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई बाथरूम से। मैं बता रही ना, शौकीन थी, मेकअप का बहुत शौक था। तो मैं डव का ही कंडीशनर, डव का ही शैम्पू, मतलब सब कुछ मेरा डव का होता था। और उसने मेरा शैम्पू यूज़ किया, मेरा कंडीशनर यूज़ किया, और जैसे ही कमरे में आई ना, मेरे कंडीशनर की स्मेल पूरे कमरे में भर गई।
औरत होने के नाते मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने उससे कहा तुमको जो भी चाहिए, मैंने हमेशा बोला है कि जब सामान आ रहा होता है तुमको जो जैसा चाहिए अपना मंगाओ, अपना यूज़ करो, मेरी चीज़ें यूज़ मत करो, ठीक है ना। क्लियरली बोला ये बात। तो ये बात शायद मेरे हस्बैंड ने सुन ली, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझे अलग जाके बोला कि तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मगर क्या चीज़ जो बुरी लगती है वो कहना कोई गुनाह है? ऐसा तो नहीं मैं उसे दिलाने के लिए तैयार नहीं थी, मैं उसे दिलाना चाहती थी। उसे जो कुछ चाहिए, जो नीड्स है उसकी, वो ली, ठीक है। लेकिन ये हुआ, ये दो इंसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने मेरी आंखें यूं कर दी कि उपमा जी, हर चीज़ उतनी सुलझी नहीं होती जितनी आप समझती हो। आप माने, मेरा मूड खराब हो जाता है ये सोच के ही। और जितनी लेडीज मुझे सुन रही होंगी वो रिलेट कर पा रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। हम अपनी ज़िंदगी में हर एक को जगह देते हैं, लेकिन हमारी प्राइवेसी में कोई घुसे ये बात बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। एम आई राइट? मैं बहुत ही सभ्य, सरल और सुलझी हुई बातें कर रही हूँ। आप लोगों को कुछ और लगे, कुछ अजीब लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये इमोशंस क्या गलत हैं ये भी मुझे बताइएगा। और जो आधी स्टोरी थी ना, मैं अपनी फ्रेंड को मिलने जा रही थी तो गाड़ी में शूट करी थी मैंने, ठीक है। मैं उसमें नहीं दिख रही थी, मैं जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ से आसपास का एरिया दिखा रही थी, ठीक है ना। तो पहुँच गई तो मैंने स्टोरी बंद कर दी। तो आप लोगों का जब मैंने इंटरेस्ट देखा तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों को स्टोरी सुनानी तो बनती है, ठीक है। ये कहानी हो गई, चलिए यहाँ तक तो हो गया। फिर मैं एक दिन कहीं गई थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं गई हुई थी। न न न न हाँ हाँ, फिर बताती हूँ। मेरे घर एक दिन हवन था, हवन की तैयारी, शायद किसी बच्चे का बर्थडे बर्थडे रहा होगा तो हवन था। हवन में मैंने दो चार फ्रेंड्स और दो चार रिश्तेदार बुला रखे थे। मेरे कपड़े, मैं साड़ी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, स्कूल में तो फिर भी पहननी पड़ती है बट इतना प्रेफर नहीं करती हूँ साड़ीज़ को, तो साड़ीज़ मेरी अलमारी के अंदर लॉक रहती हैं, ठीक है। सुबह प्लान था जो साड़ी पहनने का, वो अलमारी के अंदर थी। ज्वेलरी अलमारी के अंदर थी। सुबह कथा का पूरा तैयारी हो गया, सब कुछ हो गया, मैं नहा धो के आई और मैंने अलमारी की चाबी ढूंढी, मेरी चाबी मुझे नहीं मिली। आप मानो, मैं साड़ी नहीं पहन पाई, मैं ज्वेलरी नहीं पहन पाई, मैंने जो घर का सूट था वो पहन रखा था। चाबी मैंने बहुत ढूंढ ली थी, नहीं मिली मुझे। और वो बंदी मस्त फ्रेंच हेयर स्टाइल बना के, लिपस्टिक बिंदी लगा के कथा में विराजमान। वो चाबी जो मेरे हैंडलिंग में हर टाइम मेरे हाथ में रहती है, वो चाबी गई कहाँ? आप मानो, मैं इतनी परेशान, इतनी परेशान। सब गेस्ट आए, हवन हुआ, सब चले गए, बर्थडे हो गया मेरा, उन्हीं कपड़ों में बर्थडे निकल गया। और जैसे शाम हुई 7-8 बजे, सब चले गए, चाबी अपनी जगह थी, सब कुछ था, जहाँ जहाँ ढूंढा था चाबी अपनी जगह थी और इजली मिल गई थी।
आपको नहीं लगता ये कोई साजिश का पार्ट था? सुनते जाइए, कहानी और बाकी है, दुख और बाकी है। मैं हंसती हूँ लेकिन अंदर से बहुत कई बार ना चीज़ों के मतलब लगाने की कोशिश करती हूँ कि ये सब क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चाबी मिल गई। फिर मेरे लिए एक इंटरव्यू आया बहुत बड़े स्कूल से। ठीक है, मैंने कहा मुझे छोटा स्कूल छोड़ के बड़े स्कूल में जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी थी, मैं कुछ कर पाऊँगी। तो उसके लिए नोएडा के कुछ सरकारी अधिकारी थे जिनको हमने घर में पार्टी दी थी। रात को उन लोगों की डिमांड थी कि चूल्हे वाला चिकन बनना चाहिए, खाना अच्छा सा बिल्कुल देसी स्टाइल बनना चाहिए। घर बहुत बड़ा था, गार्डन था, लकड़ी वाला चूल्हा आराम से जल सकता था। तो अर्पिता ने ही पूरा, सॉरी अमृता ने प्रॉपर चिकन बनाया, पूरा अच्छे से चिकन बनाया, रोटी बनाई, सैलेड वैलेड करके उन लोगों को खाना कर खिलाया। और फिर आई बारी कि बच्चों ने वहाँ नहीं खाना खाया था तो उनके लिए राइस बनाने थे कि उनको खाना, छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा खाना उस टाइप का मिलेगा। तो मैंने उससे कहा एक काम करो, दाल चावल चढ़ा दो बच्चों के लिए। वो बाहर से आई, थकी हुई थी या जो भी था मुझे नहीं पता, उसने वो दाल चावल बिना धोए, बिना धोए, कितने भी हम मॉल से ले आते हैं राइस या दाल, हम बिना धोए कभी नहीं पकाते हैं ना, तो उसने बिना धोए दाल चावल चढ़ा दिए। मैं किसी काम से किचन में गई, जब मैंने पतीले के अंदर देखा तो आपको पता है धुले चावल अलग दिखते हैं बिना धुले, और मैंने तो खुद कुकिंग की हुई है, मैं अपने बच्चों के लिए खुद खाना पकाती रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये धुले नहीं है। मैंने कहा अर्पिता तुमने बिना धुले क्यों चढ़ा दिए ये सब चीज़ें। अब वो उबल थोड़े से गर्म हो गए थे तो मैंने उन्हें वापस धुलवाया, फिर से चढ़ाया। यहाँ से शुरू हुई अमृता और मेरी दुश्मनी। मैं तो उसको क्या ही दुश्मनी दिखाती, लेकिन उस लेडी के अंदर कुछ तो था जो मुझे खटक रहा था। बच्चे छोटे थे, उन्हें दिखना ही नहीं था, और जेंट्स को कुछ चीज़ें दिखती ही नहीं है। क्या नहीं दिखा ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँ। थैंक यू।